दोस्तों मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी जो टीओ के एग्ज़ाम हमारे 27 फरवरी से आने वाले हैं, तो 27 फरवरी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं ट्रेनिंग ऑफिसर के, वो क्वेश्चन आज हम देखेंगे। जो पिछले 2016 में आपकी 7 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो उस सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है अपन आज रिपीट कर रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को हम दोबारा से एक बार देखेंगे। 2016 से यदि 2026 तक लगभग 11 साल होते हैं। यदि 11 साल के आप यदि पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो तो लगभग 50 से 60% क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पहले देखते हैं। जनरल नॉलेज के जो है 25 क्वेश्चन जो है अपने को लगभग आपके जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह जो है इसके क्वेश्चन आते हैं और 75 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो है मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से किस संस्थान में भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ किया गया था? निम्न में से किस संस्थान में भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आईआईटी गुवाहाटी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से किस जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? मतलब कौन सी जगह है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मांगी तुंगी जो है ये जो है हमारे मध्य प्रदेश में नहीं आती। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से कौन सा बिहार के एक जिले से भित्ति चित्रण का एक प्रकार होता है? जो मुरल पेंटिंग होती है उसका एक एग्जाम्पल जो है वो, तो मधुबनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था? मध्य प्रदेश पहले जो है आपका मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रांत और बरार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात होगा? तो 2:3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2:3 जो है हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशो होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भारत की सबसे बड़ी अलवण जलीय झील कहां पर है? तो जो उलर झील है ये इसका राइट आंसर होगा। उलर झील जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह कहां आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर जो है उसमें आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है? कुशोक बकुला रिम्पोचे के नाम से जो है लेह जो है वो जाना जाता है। लेह हवाई अड्डा जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, राज्यसभा के सदस्यों का चयन जो होगा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, भूमि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, मेंजिफेरा इंडिका का साधारण नाम क्या है? मैंगोफेरा इंडिका, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा ध्यान रखना। मैंगोफेरा इंडिका जो आम होता है इसका रासायनिक नाम होता है, तो आम इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वास्तुविद एडविन लुटियन द्वारा परियोजना भारतीय शहर कौन सा है? वास्तुविद एडविन लुटियन द्वारा परियोजित भारतीय शहर कौन सा है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है वो प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, 1875 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कर्नल नेविल चेम्बरलेन द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस इंडोर खेल की खोज की गई थी? तो जो स्नूकर होता है, स्नूकर ये इंडोर गेम होता है और ये जो है मार्शल कर्नल नेविल चेम्बरलेन द्वारा मध्य प्रदेश में जबलपुर में इस खेल को खेला गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, तवा किस नदी की उपनदी है? तो तवा जो होती नर्मदा नदी की जो है उपनदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
कैसा चांद बना देती है के रचयिता है? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो है इसके रचयिता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, चूंकि हमारे पास समय कम है और समय कम है, हमें सारे जो वीडियोस है वो कवर करवाने हैं, सारे पेपर जो है आपको सॉल्व करवाने हैं, इसलिए समय कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है आपके ऑब्जेक्टिव और सॉल्व पे जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 1961 में भारत के किस हिस्से को पुर्तगाली शासन ने विमुक्त किया गया था? तो जो गोवा है इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कहां भारत का अखबारी कागज उद्योग मुख्य रूप से स्थित है? तो जो आपका नेपानगर है ये इसका राइट आंसर होगा, जहां पर अखबारी कागज छपते हैं। नेपानगर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपके जो नोट की बात करें, नोट छापने के लिए, तो जो है देवास जो है इसका सबसे बड़ा कारखाना होता है। अगला है आपका निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने बीबीबीपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ किया था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बीबीबीपी योजना की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में 2016 में किस टीम ने दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? तो इंडिया ब्लू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया ब्लू ने जो है 2016 में दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट को जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में मध्य प्रदेश में 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में वेलस्पन और सौर परियोजना, वेलस्पन सौर परियोजना जो है वो लगी? तो नीमच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीमच में जो है वेलस्पन सौर परियोजना लगी है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है, सिरके में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिशियन का पेपर होता है, तो उसमें जो थ्योरी के क्वेश्चन है किस टाइप से बनते हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, तो जो 2016 का पेपर है इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। परिपथ में फिल्टर्स का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। फिल्टर का जो उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो एलिमिनेट रोकने के लिए, मतलब जो आपका रिपल फैक्टर होता उसको कम करने के लिए जो है हम सर्किट में फिल्टर्स का यूज करते हैं। और फिल्टर्स का यूज जो हम कहाँ करते हैं, जो अपने रेक्टिफायर्स होते हैं, रेक्टिफायर में फिल्टर का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रिपल फैक्टर कम करने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी के सेल प्लेट में आंतरिक शॉर्ट होने पर, ये तीनों कंडीशन जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बैटरी बिना लोड से जोड़े डिस्चार्ज हो जाएगी, या बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बना पाएगी, या तो बैटरी पर्याप्त धारा और वोल्टेज नहीं देगी। तो ये तीनों जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइन में पृथ्वी चालक का प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइन में जो आपका ग्राउंडिंग कंडक्टर होता है उसका यूज जो होगा कहां करेंगे? तो हमेशा लाइन चालक के ऊपर की ओर करते हैं, तो लाइन चालक के ऊपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसी परिपथ के शक्ति गुणांक को परिभाषित इसके अनुपात द्वारा किया जाता है। एसी परिपथ के शक्ति गुणांक को जो है प्रतिरोध और प्रतिबाधा, इसका राइट आंसर हो जाएगा R/Z, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका खालिस्तान गति प्रेरकत्व खालिस्तान में अपनाया जाता है। गति प्रेरकत्व जो होता है आपका, जो जनरेटर होता है जिसमें डायनामिक इंडक्टेंस जो है उसका बहुतायत में यूज करते हैं, तो जनरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूज का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो फ्यूज का यूज जो होगा शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा के लिए जो है हम फ्यूज का यूज करेंगे। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फ्यूज तार का गलनांक अधिक होता है या कम होता है? तो इसका गलनांक बहुत कम होना चाहिए, तभी जो है फ्यूज वायर काम करेगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे फ्यूज से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्यूज तार के लिए क्या हम स्टैंडर्ड वायर का यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज वायर के लिए रूल्स के अनुसार जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसके अनुसार सिंगल वायर जो है उसका यूज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास में वाट मीटर दर्शाता है। वाट मीटर क्या दर्शाता है? इसमें
आपका एवरेज पावर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटमीटर जो होगा आपका एवरेज पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, स्टार कनेक्शन में फेज करंट, लाइन करंट, खालिस्तान होता है। तो स्टार कनेक्शन की यदि बात कर रहे तो इसमें जो आपका फेज करंट होता है, फेज करंट और लाइन करंट जो होता है एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि आपसे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की यदि बात करते हैं तो इनके बीच में √3 गुना या √3 का फेज डिफरेंस होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि 230 वोल्ट की 3 फेज मोटर में स्टार कनेक्शन वाइंडिंग को डेल्टा से जोड़ दिया जाए तो 415 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा। यदि कोई 230 वोल्ट की 3 फेज इंडक्शन मोटर है और यदि उसको 415 वोल्ट की सप्लाई दी तो 100% क्या होगी, मोटर जल जाएगी। तो क्या होगा, मोटर वाइंडिंग जल जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, HRC फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में श्रेष्ठ संरक्षण उपकरण है जहां तक कि HRC फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो उसका बोला है कि सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में श्रेष्ठ संरक्षक उपकरण है जहां तक कि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात या तापी प्रतिबलों की बात या तापी और विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तापी और विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले तेल महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाला जो तेल है वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जो है हाई करेगा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, सप्लाई सिस्टम में भारों को समांतर क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है। यदि सप्लाई सिस्टम में जो लोड है यदि इसको पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होगा, जो वोल्टेज होगा आपका वो कैसा होगा, सभी भागों में एक जैसा होगा। तो सभी भारों में दिया गया वोल्टेज क्या होगा, पहुंचाने का काम ये करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन, पहला जो है ऑब्जेक्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर में तेल डाले जाने का क्या उद्देश्य होता है। ट्रांसफार्मर में तेल डाले जाने का उद्देश्य क्या है, कूलिंग के लिए, कूलिंग तथा इंसुलेशन के लिए या इंसुलेशन प्रदान करने के लिए या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। तो ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एडी करंट कैसे कम की जाती है। एडी करंट कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो लेमिनेटेड कोर है उसका निर्माण करेंगे और उस पर वार्निश चढ़ा देंगे। तो रोधी वार्निश लगाकर लेमिनेशन का कोर बनाकर जो है हम एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जनरेटर और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो जनरेटर और ट्रांसफार्मर जो होंगे फैराडे के विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर काम करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है जनरेटर और ट्रांसफार्मर काम करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका पहला। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक डायोड में जंक्शन के माध्यम से तब धारा अधिकतम होती है जबकि क्या होगा, अर्धचालक डायोड की बात हो रही तो जब फॉरवर्ड कंडीशन में डायोड रहेगा तभी काम करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब यह अग्र बायसिंग में हो तभी यह काम करता है और तभी इसमें धारा बहती है। अगला है, डीसी शंट मोटर किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो डीसी शंट मोटर जो होती है कांस्टेंट स्पीड जो है उसके लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर होती है। राइट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट स्पीड। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इंडक्शन मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में, इंडक्शन मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में प्रति फेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज 57.8% जो है होता है। इसका राइट आंसर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग में दृष्टि रखा जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी खोली नहीं जानी चाहिए तथा इसे सदैव किसी भार से जुड़ा रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अधिकांश औद्योगिक भार जो होंगे वो कैसे होंगे, प्रकृति में प्रतिरोधी होंगे, रेजिस्टिविटी इन नेचर या रेजिस्टिविटी इंडक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडक्टिव रेजिस्टिविटी ऑफ नेचर या इंडक्टिव इन नेचर, प्रकृति के प्रेरणिक होते। अधिकांश लोड जो होंगे, इंडस्ट्रियल लोड जो होंगे वो कैसे होंगे, आपके इंडक्टिविटी वाले होंगे, है ना। क्योंकि लोड में यदि हम बात करें तो सबसे अधिक मोटर के लोड होंगे आपके कॉइल वाले, है ना। तो जो इंडक्टिव लोड है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में,
एसी परिपथों में लेमिनेटेड लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 20 HP 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेजी मोटर 25 एम्पीयर की धारा लेती है, जिससे वह वोल्टेज को 30 डिग्री से लैगिंग करती है। तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? तो इसकी इफिशियंसी का फार्मूला सभी को पता है, तो इसका 90.5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफिशियंसी का फार्मूला लगा के आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, धारा के प्रवाह के लिए खालिस्तान आवश्यक है। धारा प्रवाह के लिए जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, दो बिंदुओं के बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल, ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अति आवश्यक होता है किसी धारा के प्रवाह के लिए। अगला क्वेश्चन है, ताम्र की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 60 जो है तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता होती है, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन सा लैंप सिनेमा प्रोजेक्टर में मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है? सिनेमा प्रोजेक्टर में कार्बन आर्क लैंप का सबसे अधिक यूज किया जाता है, तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर गति के लिए अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित डीसी मोटर कौन सी होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, शंट मोटर जो होगा ये कांस्टेंट स्पीड के लिए यूज की जाने वाली डीसी मोटर होती है। जहां हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहां पर हम शंट मोटर का यूज करेंगे। अगला है, स्लिप रिंग मोटर पसंद की जाती है जब, स्लिप रिंग मोटर पसंद की जाती है जब भार बलागुण भारी होता है, या उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकता होती है, या लोड बलागुण कम होता है, या उपरोक्त कोई नहीं। तो स्लिप रिंग मोटर कब पसंद की जाती है? जबकि इसका उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकता होती है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, समान मानों के 3 प्रतिरोधकों को खालिस्तान में 3 फेज 400 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किया गया है, तो वे अधिक शक्ति अवशोषित करेंगे किसमें? डेल्टा कंडीशन में जो है पावर सबसे अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा लैंप अधिक वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता? यदि हाई वोल्टेज हो जाए तो आपका ताप दीप्त लैंप जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जो अधिक वोल्टेज की स्थिरता को सहन नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोटेटिंग रेक्टिफायर्स घूर्णी परिशोधक का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। घूर्णी परिशोधक का उपयोग जो है हम काय में करते हैं? तो ब्रशलेस अल्टरनेटर जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हम इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? प्रतिरोध को मापने के लिए हम ओम मीटर का उपयोग करते हैं। ओम मीटर के द्वारा जो है प्रतिरोध को मापा जाता है। अगला है, जेनर डायोड में, जेनर डायोड में क्या होगा? जेनर डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग उच्च होगी या निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि जेनर डायोड एकमात्र ऐसा डायोड होता है जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कंडीशन में जो है काम करता है। जेनर डायोड का आपको सिंबल भी पूछ सकते हैं, तो जेनर डायोड का सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। यदि जेनर डायोड का सिंबल आए तो आप इस तरीके से जो है सिंबल देखकर टिक लगा सकते हो। इसमें ड्राइंग के जो 6 क्वेश्चन है उसमें हो सकता है कि आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होती है? तो ट्रांसफार्मर की जो आपकी उच्च वोल्टेज वाइंडिंग होती है इसमें लपेटे की संख्या जो होती है ज्यादा होती है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन की यदि बात करूं तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी आ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है आपको और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, कुछ इस तरीके से सिंबल दिया जाएगा और कहेंगे कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में यदि कम है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर वोल्टेज डाउन हो रहा है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। दूसरी बात आपसे ये भी कही जा सकती है कि जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे? ज्यादा होंगे। तार कैसा होगा? पतला होगा। रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा इसका एक क्वेश्चन। तो जब भी आपसे पूछे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो याद रखना जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उधर की कॉइल जो होगी मोटी होगी और उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? हमेशा कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एकल फेज इंडक्शन मोटर किस पर काम करती है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस पर काम करती है? तो 0.6 PF लैग मतलब पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है 0.6 पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है
माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है। माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है वो मेन स्केल डिवीजन तथा हेड स्केल में डिविजन्स की संख्या में अंतर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सॉरी तीसरा जो है इसका राइट आंसर होगा डिवाइडेशन, है ना, स्केल डिवाइडेशन जो है थिम्बल के घूर्णन मेन स्केल। चौथा जो ऑब्जेक्टिव है मेन स्केल डिवीजन के मान को हेड स्केल डिवीजन की संख्या द्वारा विभाजन, इसका राइट आंसर होगा माइक्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन गया है इस क्वेश्चन में एक चीज देखना, इसने जो दिया है वो दिया है मेन स्केल डिवीजन के मान को हेड स्केल डिवीजन की संख्या द्वारा विभाजन, जबकि नीमी के अनुसार यदि इसकी बात करें तो इसका जो पहला है यही उत्तर सही होगा। यदि नीमी के हिसाब से आप देखोगे कि मेन स्केल डिवीजन और हेड स्केल डिवीजन में डिविजन्स की संख्या में जो डिफरेंस होगा वही माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हो। तो जो अल्पतमांक है उसको इसके रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीमी के अनुसार यदि देखें तो नीमी के अनुसार ये पहला ऑब्जेक्टिव सही है, और यदि आप ईएसबी के आधार पर देखें तो ईएसबी ने इसको चौथे आंसर को राइट आंसर माना है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, आप जरूर एक बार यदि हम ईएसबी के एग्जाम दे रहे हैं तो चौथा आंसर लगाओगे, और यदि नीमी का एग्जाम दे रहे हैं तो पहला आंसर जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बंद परिपथ में प्रवेश करने वाले तथा निकलने वाले बिंदु का कुल योग 0 है, इसे खालिस्तान के नियम द्वारा निष्कर्षित करेंगे। तो बंद परिपथ के लिए हमेशा किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है इसका राइट आंसर होगा केवीएल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बंद परिपथ के लिए लागू होता है। ओपन सर्किट की यदि बात करें तो केसीएल नियम जो है लागू होता है, जो धारा के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, स्क्रू की पिच होती है, स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई अक्षीय दूरी, ये इसका तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, किस प्रकार की वायरिंग आपको दी है 4 प्रकार से, किस प्रकार की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा होती है? तो आपकी जो कंड्यूट वायरिंग होती है वो होगी, या केसिंग केपिंग वायरिंग होगी, या बेटन वायरिंग, या क्लीट वायरिंग। तो हमको ये पूछा है कि अधिक यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा यदि दे तो कंड्यूट वायरिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंड्यूट वायरिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भट्टी का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? भट्टी का ताप जो होता है आपका पायरोमीटर जो होता है इसके द्वारा नापा जाता है। टोंग टेस्टर के द्वारा जो है हम जो है फेज देखते हैं कि कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है। हाइड्रोमीटर जो होता है वो बैटरी के लिए यूज किया जाता है कि बैटरी की ऑपरेशन मतलब चार्ज और डिस्चार्ज के लिए। और सेल्सियस पैमाना सभी को पता है टेम्परेचर के लिए जो हम यूज करते हैं। यहाँ भट्टी के ताप की बात करें तो भट्टी का चूंकि हाईएस्ट ताप होता है इसलिए पायरोमीटर का हम इसमें यूज करते हैं। अगला जो होगा, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है? तो लेड एसिड बैटरी के में जो ऊर्जा होगी वो आपकी रासायनिक ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर जो होगा एक कैसा होगा? धातु के जैसा होगा या अधातु के जैसा या चालक? तो चालक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालक जो है इसका राइट आंसर रहेगा क्योंकि मनुष्य शरीर में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो लंबे समांतर धारा प्रवाहित चालकों के बीच का बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? दो लंबे समांतर धारा प्रवाहित चालकों के बीच का बल एफ की बात कर रहा है, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चालकों के बीच की दूरी के, चालकों के बीच की दूरी के। तो इसका कौन सा है भाई? तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में आरएमएस खालिस्तान के लिए प्रयुक्त होता है। आरएमएस की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पर, आरएमएस की फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहां पर लिखा है? पहला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, स्क्रू जैक्स में सामान्य रूप से खालिस्तान होते हैं। स्क्रू जैक में जो होते हैं वो आपके स्क्वायर थ्रेड होती है, स्क्वायर थ्रेड जो होती है स्क्रू जैक में होती है। अगला क्वेश्चन है, जब कुंडली में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है, जब कुंडली में डीसी धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा? कुंडली किसी भी कंडीशन में
क्या होगी, वोल्टेज, प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुंडली में जो होगा यदि डीसी धारा प्रवाहित की जाए तो किसी भी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। तो इस राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होगा, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्न में से अर्धचालक यंत्र में ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण नहीं होते, निम्न में से कौन से अर्धचालक में ऋणात्मक प्रतिरोधी लक्षण नहीं होते? तो FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। FET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता खालिस्तान के द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो संधारित्र की धारिता जो है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के सामग्री के द्वारा प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रोकता? तो जो आपका सॉफ्ट आयरन होता है वो मैग्नेटिज्म मटेरियल जो है उसको स्थायी रूप से नहीं रोकता, सॉफ्ट आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ज्यावक्री तरंग रूप का औसत मान एवरेज वैल्यू साइनोसाइडल वेव की कितनी होगी? तो इसकी होगी 2E मैक्सिमम अपान पाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, परिनालिका के कोर का प्रयोग किया जाता है, मृदु लोहे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिनालिका को कोर का प्रयोग किया जाता है मृदु लोहे का, है ना। अगला, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कमी आती है। आर्मेचर रिएक्शन जो कंप्यूटर के ऊपर होता है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कमी आएगी। अगला है, फ्यूज की रेटिंग खालिस्तान में व्यक्त की जाती है, तो फ्यूज की रेटिंग जो है एम्पियर में व्यक्त की जाती है, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, लघु संधारित्र के लिए ओम मीटर की रीडिंग हमको पूछा है, शॉर्टेड कैपेसिटर के लिए ओम मीटर में रीडिंग, यदि शॉर्टेड कैपेसिटर में हम ओम मीटर लगाए तो उसमें रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 रीडिंग हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकाली मोटर केवल तब ही चलेगी जबकि यदि उसके पास स्लिप कैसी हो, उसके पास स्लिप का मान 0 हो, तभी सिंक्रोनस मशीन जो है सही तरीके से काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, जनरेटिंग स्टेशंस में अल्टरनेटर खालिस्तान से जुड़े होते हैं, तो जनरेटिंग स्टेशन में जो होते हैं अल्टरनेटर जो होंगे स्टार में जुड़े रहते हैं, स्टार में जुड़े रहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फ्यूज तार में तीव्र पिघलने का गुण होता है? तो जो आपकी चांदी है वो बहुत तेजी से पिघलती है, तो चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अनिरंतर हल्के और भारी लोडों के लिए चक्के के साथ कौन सी डीसी मोटर उपयुक्त होती है? चक्के के साथ फ्लाईव्हील की बात कर रहे हैं, कौन सी मोटर का यूज करते हैं? तो इसमें जो है संचित रूप से मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्यावक्री तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो 1.11 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.11। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ इज द, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है भाई? कुंडली में इसके प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल जो है वो आपका सेल्फ इंडक्शन, मतलब जो स्वयं उसी कुंडली में जो है विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करे, सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भाखरा में किस प्रकार का शक्ति संयंत्र स्थापित है? तो भाखरा नांगल जो है इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है, तो जल विद्युत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 11 केवी की लाइन अक्रिय खंड पर किसे काम में लाती है? मतलब 11 केवी की लाइन की यदि बात करें तो इसमें जो इंसुलेटर है हम किस टाइप का इंसुलेटर का यूज करते हैं? तो जो पिन टाइप का इंसुलेटर होता है आपका, पिन टाइप का इंसुलेटर कुछ इस तरीके से होता है, तो हम इसका जो यूज है इसमें करते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, लौह चुंबकत्व पदार्थ, लौह चुंबकत्व पदार्थ क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होंगे ये मैग्नेट द्वारा मतलब चुंबक द्वारा तेजी से अट्रैक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक एसीएसआर चालक में स्टील की तार, एसीएसआर चालक एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड जो है इस चालक की बात कर रहे हैं, जो हमारे घरों तक बिजली की सप्लाई जो है जिस खंबे के थ्रू होती है और जो खंबे पर जो तार लगे रहते हैं वो आपके जो होंगे वो कौन से होंगे? एसीएसआर वायर। तो इसमें जो
बात कर रहा है स्टील का तार जो बीच में लगा होता है और इसके आसपास स्ट्रैंडेड वायर होते हैं, तो उसका काम क्या होता है, यांत्रिक तनाव देना। तो लाइन में यांत्रिक तनाव देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, उत्सर्जक और संग्राही के बीच की न्यून प्रतिरोधी रीडिंग लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 10,000 या इससे अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। तो यहां पर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला ऑब्जेक्टिव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो होगा पारस्परिक प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, जब 2 वाटमीटर का प्रयोग 3 फेज संतुलित परिपथ की शक्ति को मापने के लिए किया जाता है और 1 वाटमीटर की रीडिंग यदि ऋणात्मक होती है, तो इसका मतलब लैग कोण कितना होना चाहिए, तो 60 डिग्री से ऊपर जो है लैगिंग फैक्टर होगा। लैगिंग एंगल जो होगा आपका कितना होगा, 60 डिग्री से ऊपर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटमीटर में क्या होगा, एक करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल होती है, एक करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल दोनों एक ही होती है। अगला जो है, ए श्रेणी की आग बुझाने के लिए सामान्य रूप से खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। हम किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग जो है ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए करेंगे, तो जो फोम टाइप के अग्निशामक यंत्र होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोम टाइप के अग्निशामक यंत्र। इसका हम यूज ए क्लास में, इसके पहले की क्लास में मैंने ए बी सी और डी 4 प्रकार की क्लास जो है इसके हिसाब से हमने आग लगने को डिवाइड किया है कि लकड़ी की यदि आग लगे तो वो कौन सी श्रेणी में आएगी, यदि किसी द्रवीय पदार्थ में आग लग जाए या गैसीय पदार्थ में आग लग जाए तो वो कौन सी इसमें आएगी, यदि बिजली के तारों पर आग लगती है तो वो कौन सी श्रेणी में आएगी। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डीसी मशीन के कम्यूटेटर सामान्य रूप से खालिस्तान के बने होते हैं, तो डीसी मशीन के जो कम्यूटेटर होते हैं वो आपके कॉपर के बने होते हैं। तांबा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रतिदीप्ति नलिका को जब डीसी पूर्ति द्वारा काम में लिया जाएगा तो जो स्टेबलाइजिंग द आर्क जो होगा उसमें निम्न शामिल होंगे। क्या शामिल होगा, प्रतिरोधक जो है उसमें शामिल हो जाएगा, जिसके कारण जो होगी आर्क उत्पन्न होगी। इसका राइट आंसर प्रतिरोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता किसके द्वारा दी जाती है, पूर्ण पैमाने की विक्षेप धारा के व्युत्क्रम ओम / वोल्ट, ए और बी दोनों, या उपरोक्त कोई नहीं। तो आपके जो है ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इलेक्ट्रिकल मशीन की कोर में एडी करंट निम्न के द्वारा न्यूनीकृत किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन की कोर में एडी करंट निम्न के द्वारा न्यूनीकृत मतलब रिड्यूस किया जाएगा, मतलब कम किया जाएगा। तो किसके द्वारा हम कम कर सकते हैं, वार्निश लेमिनेशन के उपयोग के द्वारा जो है एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1500 आरपीएम 4 पोल वाले और 1500 आरपीएम पर घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। हमको यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी तो n = 120f/p। यदि हम यहाँ बात करते तो इससे हम आसानी से निकाल सकते। अब हमको यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है सेट करके हम इसको आसानी से मान निकाल सकते। जैसे 1500 आरपीएम दी है तो 1500 आपका ये रख दिया हमने यहाँ पर। अब हमको दिया है कितना, पोल की संख्या कितनी दी है, 4 दी है, 1500/4 कर दिया और 120 जो है इसके अपान में आ जाएगा। तो यहाँ फाइनली फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो 50 हर्ट्ज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120f/p से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निलंबित विद्युत रोधी की तरह प्रयोग में लाए गए डिस्क टाइप रोधियों में होते हैं ऊर्ध्वाधर तल में डिस्क, क्षैतिज तल में डिस्क, या क्षैतिज से 45 डिग्री पर डिस्क, या उपरोक्त कोई नहीं। तो क्षैतिज से 45 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सामान्य रूप से एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर पर लोड को यदि बढ़ा दिया जाए तो उसकी पावर फैक्टर कैसी होगी, उसकी पावर फैक्टर कैसी हो जाएगी। तो उसकी पावर फैक्टर जो है अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि आप सामान्य रूप से एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर पर लोड को बढ़ा रहे हो, जो पहले से ही कैसी नॉर्मली एक्साइटेशन कंडीशन में चल रही है। तो इस कंडीशन में जो होगा उसका पावर फैक्टर कैसा होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों ये जो है हमारे 7 नवंबर 2016 को जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आया था। तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।